We are doing income under the head salary. We have already seen with retirement benefits, thereafter allowances, and even few perquisites. Now the next perquisite that we have to see is valuation of leave travel concession in India. What is leave travel concession? Leave travel concession means amount given by employer to employee for a holiday trip. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है कि जाओ कहीं घूम के चले आओ। पता है ऐसा भी होता है, आप जब जॉब ज्वाइन करोगे और आपको पे पैकेज आपकी दी जाएगी तो उसमें यह भी लिखा हुआ होता है कि एम्प्लॉयर आपको घूमने जाने के लिए भी पैसे देगा। कुछ कंपनियां ऐसे करती हैं कि अगर आप इंडिया में कहीं घूमने जाओगे तो आपको साल में एक बार घूमने के लिए जाने देंगे और एम्प्लॉयर उसके लिए पैसे भी देगा। कुछ कंपनियां ऐसे ऑप्शन देती हैं कि इंडिया में घूमने जाना हो तो साल में एक बार चले जाओ, विदेश घूमने जाना हो तो 2 साल में एक बार चले जाना, कंपनी पैसे देगी। सबका अलग अलग सिस्टम में। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपसे कहती हैं पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, कंपनी पैसे देगी, साल में एक बार जा सकते हो। अब प्रश्न ये है कि जो एम्प्लॉयर ने पैसे दिए हैं आपको घूमने जाने के लिए, उसमें से टैक्सेबल पोर्शन क्या है और एग्जेम्प्ट पोर्शन क्या है। तो आइए हेडिंग दिखाते हैं आपको। इट्स वैल्यूएशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन इन इंडिया। सबसे पहली बात जो आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इन इंडिया अगर आप घूमने जाते हैं तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। एम्प्लॉयर पैसे किस लिए देगा आपको घूमने जाने के लिए, इंडिया में या इंडिया के बाहर? अरे वो तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगी जब आप इंडिया में कहीं घूमने गए हो। मैं रिपीट करता हूं बात को। सपोज आपको एम्प्लॉयर 1 लाख रुपए देता है और कहता है यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये घूमने जाने के लिए पैसे हैं 1 लाख रुपए, और आप एक फॉरेन ट्रिप करते हो, इससे इस पैसे से फॉरेन ट्रिप करते हो तो इंटायर 1 लाख रुपीज इज टैक्सेबल। दिस इज अ बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई and this entire 1 lakh rupee is taxable. But suppose employer gives you 1 lakh rupee and you use it for a domestic trip. आप इंडिया में ही कहीं घूमने जाते हो तो तब इस 1 लाख रुपए में से कुछ exempt होगा। There will be something which is exempt from it and balance will be taxable. क्लियर है बात सबको? तो हमने देखा वैल्यूएशन ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन इन इंडिया। लीव ट्रेवल कंसेशन का मतलब भी लिख देता हूं यहां पे। लीव ट्रेवल कंसेशन मींस अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर फॉर अ हॉलिडे ट्रिप। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर एम्प्लॉयर आपको हॉलिडे ट्रिप के लिए पैसे दे रहा है, एम्प्लॉयर आपको हॉलिडे ट्रिप के लिए पैसे दे रहा है तो किसके लिए दे रहा होगा? मतलब एम्प्लॉय के लिए सिर्फ दे रहा होगा या फिर कहता होगा एम्प्लॉय तुम अपने स्पाउस को भी लेके चले जाओ, मतलब अपनी वाइफ को भी लेके चले जाओ, एंड इफ शी इज अ फीमेल तो हस्बैंड को भी लेके चले जाओ। स्पाउस मींस फॉर हस्बैंड इट इज वाइफ एंड फॉर वाइफ इट इज हस्बैंड। तो एम्प्लॉय जब पैसे दे रहा होगा हॉलिडे ट्रिप के लिए तो किसके लिए दे रहा होगा? सिर्फ एम्प्लॉय के हॉलिडे ट्रिप के लिए या फिर स्पाउस के लिए भी, या फिर आप कहोगे सर चिल्ड्रन के लिए भी दे रहा होगा। अगर चिल्ड्रन की बात आ रही है तो किसके लिए दे रहा होगा? डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कि इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए? डिपेंडेंट चिल्ड्रन मींस ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्निंग एंड दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन मींस ऑल दोज हु आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड ऑन देयर ओन। तो एम्प्लॉई के लिए पैसे दे रहा होगा, स्पाउस के लिए दे रहा होगा, चिल्ड्रन के लिए दे रहा होगा, और भी कुछ हो सकता है। क्या मदर फादर के लिए भी दे रहा हो? ऐसा भी पॉसिबल है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए भी दे रहा हो, सास ससुर के लिए भी? अच्छा, क्या ऐसा भी पॉसिबल है ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, साला साली भी ले जाओ घूमने, एम्प्लॉयर कह रहा हो उसके लिए भी पैसे ले लो? क्या पॉसिबिलिटीज है? आपको क्या लगता है एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को घूमने जाने के लिए पैसे दे रहा होगा तो किसके लिए दे रहा होगा? आप सोचिए और फिर बताइए। लॉ की बात तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू सीम्स टू बी जस्टिफाइड
क्या एम्प्लॉयर ऐसा कहता होगा कि चलो एक काम करो, अपने सास ससुर को ले जाओ, साला साली ले जाओ, माता पिता ले जाओ, भाई बहन ले जाओ, सबको ले जाओ, सबके लिए पैसे ले लो? इज इट पॉसिबल और नॉट? इट्स ऑब्वियसली पॉसिबल। कौन से कानून में लिखा है कि एम्प्लॉयर को इतने ही पैसे देने हैं, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इससे ज्यादा नहीं कर सकता? एम्प्लॉयर हो सकता है कितने लोगों के लिए भी पैसे दे रहा हो, वो तो हो सकता है तेरा पूरा खानदान ले जाओ, सबके लिए पैसे देंगे। लेकिन अब इनकम टैक्स बताएगा कि ठीक है पैसे तो सबके लिए मिले हैं, लेकिन एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो कुछ लोगों के रिस्पेक्ट में ही मिलेगी। यानी अगर एम्प्लॉयर 10 लाख रुपए देता है 10 लोगों को ले जाने के लिए, तो इनकम टैक्स बताएगा ठीक है इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, बाकी 7 की कोई एग्जेम्पशन नहीं है, बाकी 7 के लिए जो भी पैसा मिला है वो टैक्सेबल इनकम है। तो इनकम टैक्स से हमें क्या क्या जानना है पहले ये समझ लेते हैं। इनकम टैक्स अब इसमें से बताएगा कि किन पर्संस के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, एक तो ये जानेंगे। दूसरी बात इस सेक्शन में क्या जानेंगे, अगर एम्प्लॉयर आपको पैसे दे रहा है तो किस पर्पसेस के लिए दे रहा होगा? क्या एम्प्लॉयर आपको फेयर का पैसा देता होगा, किराए का? मतलब हम डेस्टिनेशन मेरा मान लीजिए गोवा है, तो गोवा तक की फ्लाइट का पैसा देता होगा? क्या हमको टैक्सी का पैसा देता होगा? टैक्सी का पैसा मतलब समझ रहे हो कि भाई अगर हम वाराणसी से गोवा जा रहे हैं तो वाराणसी से एयरपोर्ट जाएंगे, टैक्सी का फेयर लगेगा, फिर गोवा पहुंचेंगे तो फिर एक टैक्सी लेंगे सो दैट टू रीच द होटल ओवर इन गोवा, फिर उसके बाद लोकल विजिट्स वगैरह करेंगे, उसके लिए टैक्सी हम हायर करेंगे। क्या उसके लिए पैसे देगा? सोचते जाइए, फेयर का पैसा देगा कि नहीं, टैक्सी का देगा कि नहीं, होटल का पैसा देगा एम्प्लॉयर? ये सोचिए। उसके बाद फूड के लिए पैसा देगा, और तो क्या शॉपिंग के लिए भी देगा कि लो भाई शॉपिंग भी कर लेना तुम? Yes, employer can give you money for any of the purposes specified over here. Employer तो कितना भी पैसा दे सकता है एम्प्लॉय को, इट्स ऑल ऑन द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय जितना प्यारा होगा एम्प्लॉयर उतना पैसा दे सकता है उसे। Now what income tax is going to tell you? Income tax is going to tell you the purpose for which the money received is exempt and balance is taxable. ठीक है, तो इनकम टैक्स अब इसमें से बताएगा कौन से पर्पस का पैसा एग्जेम्प्ट है, और बाकी सब क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और क्या बताएगा, तो 2 चीजें बताएगा। एक तो बताएगा किन पर्सन्स के लिए पैसा मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है, बाकी पर्सन के लिए टैक्सेबल। दूसरी बात, किस पर्पस के लिए पैसा मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है, और बाकी सब टैक्सेबल। ठीक है, अब आ जाइए बुक पे, तो हम लोग एक एक करके देखना शुरू कर देते हैं। देखिए, लीव ट्रेवल असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर गोइंग एनीवेयर इन इंडिया। देखिए, एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय को पैसे विदेश जाने के लिए भी दे सकता है, विदेश घूमने चले जाओ। लेकिन अगर विदेश घूमने के लिए पैसे मिले हैं तो जितना पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन कब है? एग्जेम्पशन तभी है जब आप इंडिया में घूमने गए हो along with his family, पूरी फैमिली के लिए क्या हो सकता है, आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। लेकिन फैमिली की डेफिनेशन में आएगा कौन, ये अभी देखना बाकी है। Is exempt to the extent given below or the amount spent whichever is less. कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? To the extent given below, नीचे आपको लिमिट्स दी गई है, ठीक है, उस लिमिट तक, या फिर अमाउंट स्पेंट whichever is less। ठीक है, क्या कहता है, जितना खर्चा हुआ है या फिर जो नीचे लिमिट दी गई है whichever is less। फॉर एग्जाम्पल, आपको मिले 1 लाख रुपया, आपको मिले कितने, 1 लाख रुपए। दिस इज लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। और नीचे जो लिमिट दी गई है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, नीचे जो लिमिट दी गई है मान लीजिए वो है 35,000। ठीक है, दिस इज द लिमिट गिवन बिलो। However, your expenditure was 60,000 rupees. Now, what will be the exemption amount? Will be lower of the two.
amount expended or the limit given, whichever is lower. Since the limit given is lower, 35,000, so exemption will be 35,000. Here you will be able to deduct only 35,000 and balance 65,000 will become taxable. Did you understand this? तो आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है वो अमाउंट स्पेसिफाइड बिलो, दैट इज द लिमिट गिवन बिलो है, या फिर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर. अब इससे एक बात और समझ जाइए कि अगर आपने एक्सपेंडिचर किया ही नहीं तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. मतलब क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर मुझे 1 लाख रुपए देता है, कहता है जाओ घूमने चले जाओ कहीं. मुझे 1 लाख रुपए लीव ट्रेवल कंसेशन दिया एम्प्लॉयर ने और कहा जाओ 4 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ. क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं घूमने नहीं जा रहा हूं, फिर भी मैं घूमने नहीं जा रहा हूं, एम्प्लॉयर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और कहा चलो घूमने चले जाओ और मैं 4 दिन अपने घर में हूं, मैं घूमने नहीं गया? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. हो सकता है कि मेरे लिए 1 लाख रुपए वो बहुत जरूरी था, मुझे खर्च नहीं करना है, वो तो मेरे बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने उसे बचा दिया. एम्प्लॉयर ने घूमने के लिए पैसे दिए थे, फिर भी मैं घूमने नहीं गया, मैंने उसकी बचत कर ली. अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपने ये पैसे बचा लिया, आपने खर्च कुछ भी नहीं किया, तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगी? नहीं मिल पाएगी. रीजन बीइंग कि एग्जेम्पशन क्या मिलती है? लिमिट गिवन, लिमिट मान लीजिए 35,000 की है. एक्सपेंडिचर, आप तो घूमने गए ही नहीं थे तो एक्सपेंडिचर तो 0 है. विच एवर इज लोअर, तो एग्जेम्पशन कितनी आएगी? 0. इसका मतलब अब ये ध्यान रखिएगा कि एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आप घूमने गए. क्लियर बात? तो एग्जेम्पशन लीव ट्रेवल कंसेशन की तभी मिलती है जब आप घूमने गए हो. ये जरूरी है कि आपको घूमने जाना पड़ेगा. दूसरी बात, कहां घूमने जाना पड़ेगा? इंडिया में. ठीक है. किसके साथ जाओगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी? खुद की, पूरे फैमिली की भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी. फैमिली में कौन कौन कंसिडर होता है ये भी देखना है. यहां पे जो एग्जेम्पशन मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ फेयर के रिस्पेक्ट में मिलती है. आप देखेंगे कि हम लोग पूरी सिचुएशन, हर सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और आप एक ही चीज पाएंगे कि मुझे जो एग्जेम्पशन मिलती है वो सिर्फ फेयर के रिस्पेक्ट में मिलती है. यहां पे बात हो रही थी ना, आपसे कह रहे थे कि देखिए बहुत सारी चीज है कि एम्प्लॉयर तो हमें पैसे फेयर के लिए दे सकता है. फेयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एयर फेयर, रेल फेयर, राइट, और टू एंड फ्रो टैक्सी, जो एयरपोर्ट से हम कहीं गए या एयरपोर्ट तक पहुंचे, वो सब कंसिडर नहीं होता. सिर्फ फेयर, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने का जो फेयर है बेसिकली, सिर्फ उसकी क्या मिलती है? हमें एग्जेम्पशन मिलती है. और ये पैसा तो पूरा पूरा टैक्सेबल है. और इसमें भी एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है लिमिट और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर. फेयर के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलती है, लिमिट और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर. बाकी पैसा मिलेगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल है. ठीक है. अच्छा, अब फैमिली में कौन कौन काउंट होगा ये भी देख लीजिए. नोट 1 में नीचे फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सारे, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो सब चलेंगे, मैरिड हो अनमैरिड हो सब चलेंगे. डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर. अगर पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर है तो वो कैसे होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए, तो वो भी फैमिली का हिस्सा माने जाएंगे. तो एक बार फिर से बताते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन की एग्जेम्पशन किन लोगों के किराए के रिस्पेक्ट में मिल सकती है? क्योंकि एग्जेम्पशन सिर्फ किराए का है. किराया भी कब? जब आप इंडिया में घूमने जा रहे हो. ठीक है. किसके किसके किराए की एग्जेम्पशन मिलेगी? आपकी अपनी, स्पाउस की, चिल्ड्रन की, और मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो. यानी अगर एक बात बताइए, आपको मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए मिला तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के लिए पैसा मिला तो टैक्सेबल. ब्रदर सिस्टर अगर डिपेंडेंट है, मदर फादर अगर डिपेंडेंट है, ठीक है, स्पाउस और एम्प्लॉय, ये क्या है? इसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलेगी. पैसा अगर इन लोगों के, एम्प्लॉय, उसके स्पाउस, चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मदर फादर ब्रदर सिस्टर इफ डिपेंडेंट, इनके रिस्पेक्ट में पैसा मिलता है तो एग्जेम्पशन मिलेगी. एग्जेम्पशन किस बात की मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ एयर फेयर के रिस्पेक्ट में मिलेगी. फेयर के रिस्पेक्ट में मिलेगी, वेदर ट्रेन फेयर, एयर फेयर, व्हाटएवर. तो उस डेस्टिनेशन पे जाने का जो किराया लगा है, भाड़ा लगा है, बस उसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलेगी. अंडरस्टूड एवरीवन? तो आइए देखते हैं कि क्या लिमिट है.
यहां पे हम लोग लिमिट देखने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जेम्पशन मिलती है वो फेयर के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन होती है और लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर होती है। वेयर जर्नी इज परफॉर्म बाई एयर, यानी अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो ऐसे केस में आपको एग्जेम्पशन क्या मिलेगी? अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर, अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर। नेशनल कैरियर का मतलब जो भारत सरकार की फ्लाइट है, यानी एयर इंडिया की बात हो रही है। अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर, बस इतना ही रखते हैं, बाय द शॉर्टेस्ट रूट अभी भूल जाइए। अमाउंट ऑफ इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर मतलब एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास का जो टिकट का किराया है, ठीक है, फिर से भी रिपीट करता हूं, एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास का जो टिकट का रेट है, बस उतनी ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ऐसे समझिए। हम फ्लाइट से जा रहे हैं, ठीक है, हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेरा कितना लगा है? 25,000 रुपीज। कैसे लगा, क्यों लगा? हम जेट एयरवेज से गए, किसमें? बिजनेस क्लास में। जेट एयरवेज की बिजनेस क्लास में गए। एक्चुअली हम जेट एयरवेज फ्लाइट में भी आपको दो क्लास मिलती है, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास, सभी को पता होगा। बिजनेस क्लास वो क्लास है जो एंटर करेंगे फ्लाइट में तो आगे की जो सीट्स होती हैं, ठीक है, 3-4 रोज जो होती हैं स्टार्टिंग की, वो बिजनेस क्लास है। बेसिकली वहां पे क्या करते हैं, सीट्स चौड़ी चौड़ी होती है, लेग स्पेस ज्यादा होता है, राइट। सो दैट इज बिजनेस क्लास। और उसके बाद फिर क्या होती है, इकोनॉमी क्लास की सीट्स होती हैं। तो जेट एयरवेज के बिजनेस क्लास से गए और आपका किराया कितना लगा? 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसको कंपेयर किससे किया जाएगा? लिमिट से। और लिमिट क्या है? एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का फेयर इसी डेस्टिनेशन का पता है कितना था? 18,500 रुपए। तो आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 18,500 की। मेरा खर्चा हुआ 25,000 रुपए, फिर भी एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 18,500 रुपए की, ठीक है। एम्प्लॉयर ने दिया कितना पैसा था? एम्प्लॉयर ने तो 2 लाख रुपया दिया है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो बहुत सारी चीजों का पैसा दे रहा है ना। एम्प्लॉयर तो घूमने जाने का पैसा दे रहा है, फेयर का, टैक्सी का, फिर होटल का, खाने पीने का, शॉपिंग तक के लिए पैसा एम्प्लॉयर ने दिया है। तो एम्प्लॉयर ने तो कितना पेमेंट दिया है? 2 लाख रुपए की हमको लीव ट्रेवल कंसेशन मिली है, एलटीसी इतनी मिली है। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? सिर्फ फेयर का एग्जेम्पशन मिलता है, इतना याद रखना होगा, और उसमें भी एक लिमिट है। आपका फेयर का खर्चा लगा 25,000 रुपए, लेकिन एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास का भाड़ा कितना था? 18,500। तो 18,500 एग्जेम्पशन हो जाएगी, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस टैक्सेबल 1,81,500। समझ में आया सबको? अच्छा, फिर से बात कर लीजिए। एज्यूम करिए कि हम जेट एयरवेज के इकोनॉमी क्लास से गए हैं, ठीक है, और मेरा एक्चुअल में किराया लगा है 15,000 रुपया। एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर है 18,500। एग्जेम्पशन कितने मिलेगी? 15,000। मेरे एक्चुअल खर्चे की एग्जेम्पशन मिलेगी। एक्चुअल खर्चा या फिर लिमिट विच एवर इज लोअर। तो मेरा एक्चुअल खर्चा कम है तो एक्चुअल एग्जेम्पशन, एक्चुअल खर्चे की एग्जेम्पशन आएगी। समझ आ रहा है बात सबको? तो ऐसा भी हो सकता है कि एयर इंडिया की जो इकोनॉमी क्लास का किराया है उससे सस्ती फ्लाइट से हम गए हैं, हम इंडिगो से गए हैं, स्पाइस जेट से गए हैं, तो मेरा तो किराया और कम लगेगा। अगर हम इंडिगो से स्पाइस जेट से गए हैं, वो भी इकोनॉमी क्लास से, तो मेरा किराया तो और कम लगेगा। तो जितना खर्चा लगा है बस वही एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। किसका किसका एयर फेयर का खर्चा मिल रहा है आपको? एग्जेम्प्ट किसका किसका करा रहे हो एयर फेयर? यहां पे हम एयर फेयर एग्जेम्प्ट करा रहे हैं, किसका किसका? अपना करा रहे हैं, सेल्फ, स्पाउस का करा ले रहे हैं, भाई जिसको जिसको घूमने ले गए हो, चिल्ड्रन का करा ले रहे हैं, और मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनका अगर ये लोग क्या है? डिपेंडेंट। क्लियर है बात सबको? अच्छा, अब एक बात इसमें और थी जो समझने वाली थी, बाय द शॉर्टेस्ट रूट, इसका क्या मतलब है?
द शॉर्टेस्ट रूट का मतलब क्या है, आपका ओरिजिन यहां से होगा, दिस इज योर ओरिजिन एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन, राइट। आप किस तरीके से ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे आए हो ये मैं बता दूं। आप एक्चुअली क्या किए, यहां पे भी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो आप पहले यहां से यहां गए घूमने, ठीक है, फिर यहां से यहां आए, ठीक है। कैसे गए आपको बताऊं, आप गए थे स्पाइस जेट से, यहां का भाड़ा लगा 15,000 रुपया, फिर अगेन यहां से यहां भी आए स्पाइस जेट से, और आपका यहां पे खर्चा लगा 12,000 रुपया, ठीक है। यहां से यहां एयर इंडिया की भी फ्लाइट एक आती है, ये शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट रूट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट आती है जिसका भाड़ा कितना है पता है, 16,000 रुपया। अब ऐसे केस में आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 15,000 प्लस 12,000, दैट मीन्स 27,000, ठीक है। एयर इंडिया का जो भाड़ा है ओरिजिन से डेस्टिनेशन का बाय द शॉर्टेस्ट रूट, हमेशा आपको शॉर्टेस्ट रूट से देखा है। हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है वो बाहर घूमते फिरते जा रहा है अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक, तो जितना वो घूमते फिरते गया तो एयर इंडिया की फ्लाइट का भी किराया वैसे ही नहीं देखेंगे, मतलब हम एयर इंडिया की फ्लाइट का किराया इस रूट वाला नहीं देखेंगे, ये जो यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया ये रूट वाला नहीं देखेंगे, शॉर्टेस्ट रूट की जो फ्लाइट है यहां से यहां की शॉर्टेस्ट रूट की फ्लाइट है ये वाला देखेंगे आप। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 16,000। एग्जेम्पशन दोनों में से लोअर, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा हमको exemption I'll get is 16,000 rupees. समझ में आ रहा है सबको। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि हमेशा जब भी आप एयर इंडिया का किराया लेंगे तो वो कौन सा लेंगे, शॉर्टेस्ट रूट वाला लेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो हो सकता है बहुत घूमते फिरते जा रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे बताइए, मान लीजिए ये बंदा और स्पाइस जेट से जाता है और किराया कितना था आपको बताते हैं, ये 15,000 रुपये नहीं था, ये 12,000 रुपये था, ये कितना था, ये 4,000 रुपये था, ठीक है। और एयर इंडिया का किराया था 17,000 रुपया, शॉर्टेस्ट रूट से भी 17,000 था, ये घूम फिर के गया है तो फिर 16,000 रुपये में चला गया, 12,000 रुपये एक बार लगा फिर 4,000 रुपये एक बार लगा, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 16,000 रुपए, एयर इंडिया का किराया शॉर्टेस्ट रूट से भी 17,000 रुपए, एग्जाम्पशन कितनी मिल जाएगी, पूरी 16,000 रुपए मिल जाएगी। एग्जाम्पशन कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, 16,000 मिल जाएगी। समझ में आया सबको। दूसरा, द जर्नी इज परफॉर्म बाई रेल, अगर जर्नी रेल से परफॉर्म की गई है तब क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, अगर आप रेल से जाते हो तो रेल का फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो लिमिट है बाय द शॉर्टेस्ट रूट। भाई ऐसे समझ लीजिए रेल का फर्स्ट क्लास का किराया ही सबसे बड़ा किराया होता है, तो आपका किराया या तो उतना लगा होगा एसी फर्स्ट क्लास जितना लगा होगा या फिर उससे कम लगा होगा, क्योंकि एसी फर्स्ट क्लास का किराया ही सबसे ज्यादा है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाई द शॉर्टेस्ट रूट, हो सकता है आप घूमते फिरते गए इसलिए आपका किराया ज्यादा हो गया, आप तो एसी 2 से गए थे लेकिन फिर भी आप बहुत घूमते फिरते गए ना, इसलिए आपका किराया ज्यादा हो गया, राइट। और एसी फर्स्ट क्लास से शॉर्टेस्ट रूट से अगर हम किराया देख रहे हैं तो वही कम है। आइए समझाते हैं इसको। Suppose this is your origin and this is your final destination, right? आप कैसे जा रहे हो, आप पहले यहां गए, ठीक है। कैसे गए हो, ट्रेन के एसी 2 से गए हो, कितना पैसा लगा, 2,000 रुपया। फिर यहां से यहां आए, अगेन ट्रेन के एसी 2 से,
और आपका किराया लगा 1000 रुपया, ठीक है। फिर ट्रेन के AC2 से यहां आए, AC2 से अगेन, और आपका किराया पता है कितना लगा, 3000 रुपया। फिर AC2 से यहां आ गए और आपका किराया लगा 1000 रुपया, ठीक है। अब एक बात करते हैं, ओरिजिन से डेस्टिनेशन की एक डायरेक्ट ट्रेन भी है, ठीक है, ये रही वो ट्रेन। इसका AC1 का जो किराया है बाय द शॉर्टेस्ट रूट, ये ओरिजिन से डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट रूट है, इसका जो किराया है वो 8500 रुपए है। कितना है, 8500 रुपए है। तो अब आप क्या चेक करेंगे, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 2000, 1000, 3000, 3000, 6000, 7000, 7000 रुपए का किराया। देख लीजिए कैसे 7000 हुआ, ये 2000 रुपया, फिर 1000, 3000, फिर 3, 6000, 7000, 7000 का आपका किराया एक्चुअल है। लिमिट कितनी हो जाएगी, AC फर्स्ट क्लास ट्रेन का जो फेयर होता है शॉर्टेस्ट रूट से 8500, तो दोनों का लोअर आपको 7000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब जितना खर्चा किए हो पूरा एग्जेम्पशन आ जाओगे आप यहां पे। क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये 8500 रुपया नहीं है, दिस नॉट 8500, दिस इज 6000 ओनली, तो आपका एक्सपेंडिचर था 7000 रुपीज, लिमिट हो जाएगी आपकी 6000, एग्जेम्पशन कितना होगा, 6000 ओनली, योर एग्जेम्पशन विल बी 6000 ओनली। तो यहां तक की बात क्लियर है। अभी दो बातें हम लोग ने की, अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो एयर इंडिया का शॉर्टेस्ट रूट से इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर, और अगर ट्रेन से जाते हैं तो AC फर्स्ट क्लास का फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। देखिए फिर क्या है, where the places of origin of journey and destination are connected by rail and the journey is performed by any other mode of transport। फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले क्या देखा था हमने, अगर आप फ्लाइट से जाते हो, दूसरा क्या देखा, हम रेल से जाते हैं, तीसरा क्या है, जहां जा रहे हो वहां रेल जाती है लेकिन आप रेल से नहीं जा रहे हो, तीसरा ये है। पहला था फ्लाइट से जा रहे हो, दूसरा है रेल से जा रहे हो, तीसरा है जहां जा रहे हो वहां रेल जाती है लेकिन आप रेल से नहीं जा रहे हो, अदर मोड से जा रहे हो, ठीक है। Where the places of origin of journey and destination are connected by rail, रेल तो जाती है, and the journey is performed by any other mode of transport, लेकिन आप रेल से नहीं जा रहे हो। क्या मतलब है इसका, हम रेल से नहीं जा रहे मतलब फ्लाइट से जा रहे हैं? नहीं, अगर फ्लाइट से जा रहे हो तब तो ये वाली बात आ जाएगी ना, फ्लाइट से जा रहे हो, रेल से जा रहे हो, ऑलरेडी कवर्ड। तीसरा क्या है कि वहां पे रेल जाती है लेकिन आप रेल से नहीं जा रहे हो, मतलब इसका ये हुआ या तो आप बस से जा रहे होगे, पॉसिबल है आप बस से जा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने कार ले ली है ट्रेवल वाले से और कार से ही जा रहे हैं गोवा, डायरेक्ट फ्रॉम वाराणसी टू गोवा बाई कार, बस से जा रहे हो आप, कार से जा रहे हो, पॉसिबल है। अगर आप बस से गए, कार से गए तो क्या होगा, तो एक्चुअल खर्चे को किससे कंपेयर किया जाएगा, देखिए अमाउंट ऑफ AC फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, कंपैरिजन वही है। हम तो हो सकता है कार से जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है। This is your origin, this is your destination. How I have come to this place? I am coming by car. हम तो क्या कर रहे हैं, कार से आ रहे हैं। I have come to this place by car, और मेरा फेयर कितना लगा है पता है, मेरा लग गया खर्चा इसमें 18,000 रुपया, ठीक है। अब AC फर्स्ट क्लास की किराए की बात करें, AC फर्स्ट क्लास ट्रेन का फेयर, राइट, ये ट्रेन बनाया है हमने, ठीक है, बड़े सारे डब्बे हैं, ठीक है, छुक छुक गाड़ी। तो AC फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर जो है ये है मान लीजिए 15,000 रुपए, लेकिन हम
मतलब इस जगह पे ट्रेन चलती है, लेकिन फिर भी हम ट्रेन से नहीं गए, हम तो कार हायर किए और कार से चले आए। तो कितना किराया लगा? 18,000 रुपया, जबकि लिमिट मेरी कितनी होगी? 15,000 रुपया। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 15,000। समझ में आ गई बात सबको? अच्छा, अब ये मान लीजिए जैसे आपने कार की, और कार में कितने लोग आए? मान लीजिए कार में कौन कौन आ गया? एम्प्लॉई आ गया, प्लस स्पाउस आ गई उसकी, और एक चिल्ड्रन को सब ले गए थे, एक चाइल्ड भी था, ठीक है। तो 18,000 रुपए इन तीनों का है। तो किराए से जब कंपेयर करोगे तो ये किराया 15,000 रुपए किसका बोल रहा है? 3 लोगों का। इन्हीं 3 लोगों का किराया भी है ये। बात समझ में आ रही है ना? किराया एक इंसान का मत देख लीजिएगा। टैक्सी में, कार में 3 लोग गए हैं, तो 3 लोगों का एसी फर्स्ट क्लास का किराया उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इंप्लॉय क्या करता है? स्पाउस को लेके चला जाता है, ठीक है, और स्पाउस को लेके चला जाता है और सिस्टर इन लॉ को लेके चला जाता है, मतलब बीवी साली दोनों जा रही हैं, ठीक है। एग्जेम्पशन किसके रिस्पेक्ट में मिलता है ये बताइए? सेल्फ और स्पाउस के रिस्पेक्ट में मिलेगा, ठीक है। सिस्टर इन लॉ के रिस्पेक्ट में मिलता है? नहीं। तो एसी फर्स्ट क्लास का जो किराया जो कंपैरिजन के लिए यूज करोगे आप, वो सिर्फ 2 लोगों का किराया कंपेयर करना, सिर्फ 2 लोगों का लेना। एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर सिर्फ 2 लोगों का लेना। सेल्फ और स्पाउस अगर जा रहे होते तो कितना होता? ठीक है ये बात। तो आपको ये भी चेक करना है कि एग्जेम्पशन कितने लोगों के रिस्पेक्ट में मिल रही है। एग्जेम्पशन जो मिलती है वो कितने लोगों के रिस्पेक्ट में मिलती है? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पैरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट। अंडरस्टूड? तो बहुत आसान सी बात है। अगर हम फ्लाइट से जा रहे हैं तो एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास का टिकट देख लेंगे शॉर्टेस्ट रूट से। ट्रेन से जा रहे हैं तो एसी फर्स्ट क्लास का किराया देख लेंगे शॉर्टेस्ट रूट से। अगर ट्रेन जाती है लेकिन हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो भी ट्रेन का ही फर्स्ट क्लास का किराया देखेंगे कंपैरिजन के लिए। फिर क्या है? वेयर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन ऑफ पार्ट देयर ऑफ नॉट कनेक्टेड बाई रेल। आप जहां जा रहे हो वहां रेल जाती ही नहीं है बच्चों, रेल जाती ही नहीं है। एंड वेयर अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, लेकिन वहां एक रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब बस वगैरह जाती है वहां पे, एक रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पे जाता है, बस चलती है वहां पे। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले में और यहां वाले में अंतर है। यहां भी हम बस बोल रहे थे, यहां भी हम बस बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर जब हम यहां पे बस बोल रहे थे तो कह रहे थे ट्रेन जाती है लेकिन आप बस से जा रहे हो। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? ट्रेन जाती ही नहीं है, वहां बस जाती है इसलिए आप बस से जा रहे हो। दोनों में अंतर है। ऊपर क्या था बच्चों? ट्रेन जाती है लेकिन आप बस से जा रहे हो। यहां क्या है? यहां ट्रेन जाती नहीं है और अब आप बस से जा रहे हो। अगर आप बस से जा रहे हो, ट्रेन जाती नहीं है, तो बस का फर्स्ट क्लास का जो किराया होता है वो लिमिट होगी। व्हाट विल बी द लिमिट? फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास। फर्स्ट क्लास को ही डिलक्स क्लास कहते हैं, दिस वन एंड द सेम थिंग। फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। बस का फर्स्ट क्लास का जो किराया होता है शॉर्टेस्ट रूट से, वो कंपैरिजन के लिए यूज होगा, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को फिर कैसे पढ़ा जाएगा? अगेन यहीं से पढ़ना शुरू करना होगा। द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन अ पार्ट देयरऑफ आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल। रेल वहां नहीं जाती है। वेयर नो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, और वहां कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। न ट्रेन जाती है, न बस जाती है, बस भी नहीं जाती है। गजब, हम ऐसी जगह जा रहे हैं ना जहां ट्रेन जाती है, ना बस जाती है। कहां जा रहे हैं भाई? ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, ठीक है। हम ऐसी जगह जा रहे हैं ना जहां ट्रेन जाती है, ना बस जाती है, तो कैसे जा रहे होंगे? हो सकता है कार से जा रहे हो, बैलगाड़ी से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, ठीक है। लिमिट क्या होगी? क्या कहता है देखिए, एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अरे भाई साहब, ये कैसे कंपैरिजन हो सकता है? एसी फर्स्ट क्लास ऑफ द रेल फेयर। अरे ट्रेन तो जाती ही नहीं है वहां, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? फिर से सुनिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये बच्चों। क्या बोलता है? कहता है ये आपकी ओरिजिन है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहां से यहां ट्रेन नहीं जाती, बस नहीं जाती,
ठीक है, तो हम गए किससे हैं? आई हैव ट्रेवल्ड, लेट अस सपोज कि आई हैव गॉन बाय कार, ठीक है, और मेरा जो एक्सपेंस आया कार का वो आया 40,000 रुपीज। इसकी कंपैरिजन किससे करनी है? इसकी कंपैरिजन करनी है ट्रेन के किराए से, यहां से लेके यहां का जो ट्रेन का किराया है। अब आप कहेंगे सर यहां तो ट्रेन चलती नहीं है, तो ट्रेन का किराया कैसे कंपेयर करेंगे? कोई बात नहीं, ट्रेन इस रूट पे नहीं चलती है ना, ये कितना किलोमीटर है? ये 550 किलोमीटर। यहां से 550 किलोमीटर की दूसरी ट्रेन चलती है बच्चों, यहां से दूसरी ट्रेन 550 किलोमीटर की चलती है, ये रही, दिस अगेन 550 किलोमीटर। इसका किराया पता है एसी फर्स्ट क्लास का कितना है? इसका एसी फर्स्ट क्लास का किराया 18,500 रुपया। तो इससे इस 18,500 रुपए से इस 40,000 रुपए की कंपैरिजन होगी। अगर ट्रेन भी नहीं जाती है, बस भी नहीं जाती है, तो ट्रेन उतने ही लंबे रूट पे दूसरी जगह जो जाती है उसके फर्स्ट क्लास के किराए से कंपेयर कर लो। चलिए एक बार समराइज करते हैं। अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो एयर इंडिया का किराया देखना है शॉर्टेस्ट रूट से, इकोनॉमी क्लास का। ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का फर्स्ट क्लास का किराया शॉर्टेस्ट रूट से। ट्रेन जाती है लेकिन आप ट्रेन से नहीं जा रहे हो तो भी ट्रेन का ही फर्स्ट क्लास का किराया। ट्रेन जाती है लेकिन आप ट्रेन से नहीं जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो भी ट्रेन का ही फर्स्ट क्लास के किराए से कंपैरिजन होनी है। आप जहां जा रहे हो वहां ट्रेन नहीं जाती है, आप जहां जा रहे हो वहां ट्रेन नहीं जाती है, आप कार से जा रहे हो चाहे बस से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, वहां का बस का फर्स्ट क्लास का किराया। फिर से रिपीट करता हूं, जहां आप जा रहे हो वहां ट्रेन नहीं जाती है लेकिन बस जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ये कह रहा है यहां पे कि जहां पे आप जा रहे हो वहां पे रेल नहीं जाती है, नॉट कनेक्टेड बाई रेल। वेयर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब बसेस जाती हैं। आप बस से जा रहे हो, जरूरी नहीं है आप बस से जा रहे हो, या फिर हो सकता है आप कार से जा रहे हो। कंपैरिजन के लिए क्या यूज होगा? बस का फर्स्ट क्लास का किराया, ठीक है, यानी ट्रेन जाती है तो ट्रेन के किराए से कंपैरिजन होती है, और अगर ट्रेन नहीं जाती है बस जाती है उस रूट पे तो बस के फर्स्ट क्लास के किराए से कंपैरिजन होती है। और ट्रेन बस कुछ नहीं जाती है उस रूट पे, बहुत सुंदर बात, ट्रेन बस कुछ नहीं जाती है उस रूट पे, तो ऐसे में अगेन ट्रेन के किराए से कंपैरिजन होती है, दूसरे रूट के ट्रेन के किराए से कंपैरिजन हो जाएगी अगर डेस्टिनेशन का जो किलोमीटर है वो मैच होना चाहिए। मतलब उतने लंबे रूट पे कहीं पे भी ट्रेन अगर जा रही है, ठीक है, दूसरे रूट पे भी जा रही है उतने ही किलोमीटर्स के लिए, तो उसके एसी फर्स्ट क्लास के किराए से कंपैरिजन कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात समझिए, सेकेंड पॉइंट, फैमिली का मतलब तो हमने समझा ही दिया था, सेकेंड पॉइंट समझ रहे हैं। ओनली 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर इज एग्जिट, ओनली 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर इज एग्जिट। लीव ट्रेवल कंसेशन तो एम्प्लॉयर हो सकता है आपको साल में 4 बार देते, एम्प्लॉयर की मर्जी 4 बार घूमने भेज दे, साल में 2 बार घूमने भेज दे, साल के साल घूमने भेज दे, लेकिन 4 साल में एग्जेम्पशन से 2 ही साल मिलेगी। इनकम टैक्स ये कह रहा है एग्जेम्पशन 4 सालों में 2 ही साल मिलेगी, राइट। ओनली 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर इज एग्जिट। Exemption on the aforesaid basis is available in respect of 2 journeys performed in a block of 4 calendar year. The different blocks are. Which previous year are we studying? Previous year 1890, right? So this is falling within which block? जरा देख लीजिए, ये रहा जनवरी 118, 4 साल का ब्लॉक होता है, ये कैलेंडर ईयर वाइज होता है। जो करंट ब्लॉक चल रहा है वो जनवरी 118 से शुरू है और 31 दिसंबर 2021 को खत्म होगा, मतलब पूरा 2018, 2019, 2020 और 2021, मतलब ईयर कौन कौन सा? 18, 19, 20 और 21, ये 4 साल का एक ब्लॉक है। ठीक है, मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 तो शुरू ही हो रहा है अप्रैल 18 से, ठीक है, यानी इसके अंदर ही फॉल करेगा, और खत्म जो हो रहा है 31 मार्च 19 को, इसके अंदर ही फॉल करेगा। तो आपको याद रखना है 18 to 21 इज 1 ब्लॉक, और इस ब्लॉक में 4 साल आएंगे, सिर्फ 2 जर्नी की एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है, 2 बार से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इस ब्लॉक के अंदर।
कोई भी 4 साल नहीं पकड़ना है, याद रखना है आपको। ईयर कौन सा चल रहा है इस समय, कौन सा ब्लॉक चल रहा है, 18, 19, 20, 21, ऐसे याद रखेंगे। 18, 19, 20, 21 ये ब्लॉक चल रहा है, और इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ आपको 2 बार एग्जेम्पशन मिलेगी। कैरी ओवर कंसेशन, इफ एन एसएससी हैज नॉट अवेल्ड वन or both the travel concession during any of the specified 4-year block, exemption can be claimed in the first calendar year of the next block. If an SSC has not availed one or both the travel concession during any of the specified 4-year block, अगर SSC ने अवेल नहीं किया है एक एग्जेम्पशन या फिर 2 एग्जेम्पशन in a block of 4 years, then exemption can be claimed in the first calendar year of the next block, but only in respect of one journey. इसका क्या मतलब है? इससे पुराने वाले ब्लॉक में जाइए, 14 to 17 वाले ब्लॉक में। अगर इस ब्लॉक में भी 2 एग्जेम्पशन आपको मिल रही थी, मान लीजिए आपने एक एग्जेम्पशन तो ले ली थी और एक एग्जेम्पशन नहीं ली, अब क्यों नहीं एक एग्जेम्पशन ली? अरे भाई एग्जेम्पशन लेने के लिए घूमने जाना पड़ता है ना, हम घूमने गए नहीं तो एग्जेम्पशन लिया ही नहीं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले 4 सालों में एम्प्लॉयर ने एक ही बार घूमने ही भेजा इस वाले ब्लॉक में पूरा, तो एक ही एग्जेम्पशन ले पाए थे। अगर आप एक ही एग्जेम्पशन ले पाए किसी भी कारण से, एम्प्लॉयर ने एक घूमने ही एक बार भेजा, एम्प्लॉयर ने घूमने तो एक बार से ज्यादा भेजा लेकिन हम घूमने ही एक बार से ज्यादा नहीं गए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अरे ऐसे समझिए कुल मिला के आप एग्जेम्पशन सिर्फ एक ही बार क्लेम कर पाए थे पिछले ब्लॉक में। अगर एक ही बार क्लेम कर पाए थे तो कोई बात नहीं, एक एग्जेम्पशन इस बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस वाले ब्लॉक में। ये जो नया ब्लॉक है 18 से 21 का, इसमें वो पुराना वाला एक कैरी फॉरवर्ड होकर चलाएगा और इस बार आपको 3 एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 2 इस साल की और एक जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसका। लेकिन कैरी फॉरवर्ड वाली जो एग्जेम्पशन होती है वो आपको ब्लॉक के पहले साल में यूज कर लेनी होगी, ब्लॉक के पहले साल में ही यूज कर लेनी होगी, यानी 2018 में ही आपको घूमने जाना होगा और एग्जेम्पशन क्लेम कर लेनी होगी। आ रही है बात समझ में? और वो तो तभी हो पाएगा जब एम्प्लॉयर घूमने जाने दे और पैसे दे, तब तो हम घूमने जाएंगे और एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे उसमें से, ठीक है। अच्छा, 14 से 17 वाले ब्लॉक में, पुराने वाले ब्लॉक में आप दोनों एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाए थे, यू आर नॉट एबल टू क्लेम बोथ द एग्जेम्पशंस, तो भी कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? एक ही होगा। अगर 2 नहीं क्लेम कर पाए तो भी एक होगा, एक क्लेम नहीं कर पाए तो भी एक ही होगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड तो बस एक होगा। और जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसको पहले साल ब्लॉक के, मतलब 2018 में ही आपको यूज भी करना होगा। कैरी ओवर कंसेशन को पढ़ लीजिए। If an SSC has not availed one or both the travel concession during any of the specified 4-year block, exemption can be claimed in the first calendar year of the next block, but only in respect of one journey. Exemption is based upon actual expenditure। ये बात हमने आपको सिखा दी है कि अगर आप खर्चा ही नहीं करोगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लिमिट और एक्सपेंडिचर whichever is lower एग्जेम्पशन होती है। The quantum of exemption is limited to the actual fare incurred on the journey. In other words, without performing any journey and incurring fare thereon, no exemption can be claimed. और अब जर्नी नहीं की है, कोई फेयर का खर्चा ही नहीं लगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। Also, no other expenses like scooter or taxi charges at both ends, porterage expenses during the journey and lodging and boarding expenses are qualified for exemption. Also, no other expenses like scooter or taxi charges at both ends. At both ends का मतलब जाते समय जो फ्लाइट पकड़े हम एयरपोर्ट तक और फिर जब डेस्टिनेशन पे एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां से होटल तक गए, तो यही कहलाता है टैक्सी चार्जेस एट बोथ एंड्स, राइट। पोर्टरेज एक्सपेंसेस, पोर्टरेज का मतलब होता है कूली, कूली का खर्चा ड्यूरिंग द जर्नी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग मतलब होटल के खर्चे, ये सारे खर्चे क्वालिफाइड फॉर एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑल्सो नो अदर एक्सपेंस आर क्वालिफाइड फॉर एग्जेम्पशन, मतलब बाकी खर्चे क्वालिफाइड फॉर एग्जेम्पशन नहीं है। कुल मिला के एक ही बात, फेयर की ही एग्जेम्पशन मिलनी है, ठीक है। अब हमने बोला था फैमिली का मतलब होता है क्या? फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, चिल्ड्रन। लेकिन चिल्ड्रन भी कितने? अगर इनमें 10 बच्चे हैं एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय 10 बच्चों को घूमने जाने का पैसा देगा? एम्प्लॉय के 10 बच्चे, एम्प्लॉय कह रहा है 10 को ले जाओ घुमाओ, पॉसिबल है, एम्प्लॉयर दे सकता है पैसा 10 बच्चों का भी। इनकम टैक्स कह रहा है कि इतने इतने बच्चों का एग्जेम्पशन हम नहीं देते। इनकम टैक्स बोलता है कि अगर अक्टूबर 1, 1998 के पहले के बच्चे हैं तो सारे बच्चों की एग्जेम्पशन दे देंगे।
अक्टूबर 1 1998 के बाद के सिर्फ 2 ही बच्चों की एग्जेम्पशन देंगे। देखिए पहले तो हमारे देश में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, जितने चाहे जितने बच्चे पैदा कर लो, रिस्ट्रिक्शन तो आज भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एक ऐसे कह लीजिए अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर चलाती है, बहुत सारे स्लोगन्स भी है इसके लिए, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो मतलब ढेर सारे बच्चे पैदा मत करो, देश की पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उन्हीं रिसोर्सेज को हम जितना डिवाइड करेंगे निश्चित है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज उतनी कम हो जाएगी पर पर्सन। तो देश की जनसंख्या कम होगी तो निश्चित है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी पर पर्सन। तो गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि अक्टूबर 1998 के पहले के जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो तो जितने होंगे सबकी एग्जेम्पशन दे देंगे, और अक्टूबर 1998 के बाद के बच्चों के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। पढ़ लीजिए, तो ये डेट रख लेना है, याद कर लीजिए इस डेट को, अक्टूबर 1 1998, अक्टूबर 1 1998, ठीक है। द एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल टू मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन of an individual after October 1 1998. However, this restriction does not apply in respect of children born before October 1 1998, and also in respect of multiple birth after one child, and also in respect of multiple birth after one child. ये जो restriction है वो multiple birth after one child पे apply नहीं करेगा। क्या मतलब इसका? बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हम यहां पे बीच में डेट ला देते हैं, अक्टूबर 1 1998, ये एक बीच में लाइन आ गई। इस डेट के ऊपर जितना लिखेंगे बच्चों, देखो इधर ऊपर जितना लिखेंगे तो आप समझिएगा उसके पहले के बच्चे पैदा हुए हैं, इसके नीचे लिखेंगे तो समझिएगा उसके बाद बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को 1992 में रेड पेन यूज करें, 1992 में एक बच्चा हुआ, फिर 1994 में एक बच्चा हुआ, 1995 में एक बच्चा हुआ, ठीक है। फिर अक्टूबर 1 1998 के बाद अब देख रहा है 1999 में एक बच्चा हुआ, ठीक है। 2001 में फिर एक बच्चा हुआ, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, बच्चे पे बच्चे। 5 बच्चे हैं टोटल एम्प्लॉय के। एम्प्लॉय ने 5 को घूमने के लिए पैसा दिया, कहा 5 बच्चों को ले जाओ, घुमाओ फिराओ मस्ती कराओ। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन कितने बच्चों के लिए देगा? 5 बच्चे की दे देगा, इसलिए क्योंकि अक्टूबर 1 1998 के पहले के जितने बच्चे हैं सबका देता है, अक्टूबर 1 1998 के बाद के 2 बच्चों की देता है, तो 2 बच्चे हैं ही हैं, सबकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आइए फिर से समझिए। 1992 में एक बच्चा, 1994 में एक बच्चा, 1995 में एक बच्चा, 1999 में एक बच्चा, और 2001 में जुड़वा बच्चे 1+1। जुड़वा बच्चे हो गए 2001 में, यानी 1998 के पहले के भी 3 बच्चे हैं, 1998 के बाद के भी 3 बच्चे हैं। एग्जेम्पशन कितने बच्चों के रिस्पेक्ट में मिलेगी बच्चों? यहां पे आपने बताया था 5 की मिल जाएगी, यहां पे 6 बच्चे हो गए एम्प्लॉय की। एग्जेम्पशन कितने बच्चों की मिलेगी? एग्जेम्पशन कितने बच्चों की मिलेगी? 98 के पहले के 3, 98 के बाद के भी 3। एग्जेम्पशन सभी बच्चों की मिल जाएगी, 6 के 6 बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या कहता है? कहता है however this restriction, ये जो 2 बच्चों वाली रिस्ट्रिक्शन है, however this restriction does not apply in respect of children born before October 1 1998। अक्टूबर 1 1998 के पहले के जो बच्चे पैदा हुए उस पर ये रिस्ट्रिक्शन 2 बच्चों वाली है ही नहीं। एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 चाइल्ड, अगर पहले बच्चे के बाद मल्टीपल बर्थ हो जाता है तो इस पर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। पहले बच्चे के बाद मल्टीपल बर्थ हो गया तो इस पर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। ऐसे समझिए, इसको लाइटर सेंस में लीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ समझाने के लिए सारी बात बोल रहे हैं। 1999 में देखिए एक बच्चा हुआ, अक्टूबर 1 1998 के बाद 1999 में पहला बच्चा हुआ। क्या अभी भी एक बच्चा और करने के लिए सरकार कह रही है कि नहीं? कह रही है भाई, अभी भी एक बच्चा और हो सकता है। अब इसने जब दूसरा बच्चा किया तो इसको थोड़ी ना पता था कि 2 बच्चे एक साथ हो जाएंगे।
बात समझने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि चलो ठीक है, इसने तो दूसरा ही बच्चा किया था, अब एक के साथ एक आ गया, इसमें इसका क्या कसूर है, जाने दो 6 का एग्जाम्पशन दे दो इसको। बात समझ में आई आपको? आइए दूसरी बात करते हैं। एक बच्चा यहां हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, या तो 1999 में जुड़ा हो गए थे 1+1, और फिर यहां पे एक हुआ। अगेन 3 और 3 है, 6 बच्चे हैं टोटल। एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? एग्जाम्पशन 5 ही बच्चों की मिलेगी। 3 ये हो गए, 1998 के बाद 2 बच्चे हो तो गए थे, ये दिख नहीं रहे थे। गवर्नमेंट ऐसे कह रही है, अरे 2 बच्चे हो तो गए थे, अब क्या करने कर दिए। ठीक है, लाइटर सेंस में लीजिएगा, बात पर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 1998 के बाद 2 बच्चों की एग्जाम्पशन मिली थी, पहली बारी जुड़वा बच्चे हो गए तो गए 2 बच्चे, राइट। सो इसके रिस्पेक्ट में अब एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी, ये वाली चाइल्ड की एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर पहला बच्चा होता है फिर दोबारा वाले में जुड़वा हो जाते हैं तो एग्जाम्पशन मिल जाती है, क्योंकि किसी का क्या कसूर, बताओ भाई। ठीक है, कोई भी बच्चा पैदा कर रहा है वो तो एक ही मान के कर रहा है, ऊपर वाले ने 2 दे दिया तो वो क्या करे। आइए फिर से समझिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और यहां 1+1+1 3 एक साथ निकल आए। पावर, स्टेमिना, 3 एक साथ, राइट। अब जल्दी से बताइए टोटल बच्चे कितने? 3, 4 और 3 एक साथ 7 बच्चे टोटल हो गए। एग्जाम्पशन कितने बच्चों की? एग्जाम्पशन कितने बच्चों की आपके हिसाब से? देखिए ये तीनों में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, एक बच्चा ये हुआ। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बेचारा क्या जानता था 3 बच्चे एक साथ होंगे? नहीं, अभी तो ऊपर वाले की देन है, 3 एक साथ मिल गए। गवर्नमेंट कह रही है इसमें हम कैसे रोक टोक लगा सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी, यहां तो ऊपर वाले की मर्जी थी, तो सरकार कह रही है मेरे में इतनी ताकत नहीं कि ऊपर वाले के खिलाफ हम कुछ बोले। ठीक है, तो ये तीनों का मिलेगा, ये एक ही बच्चा माना ही जाएगा। प्रयास एक, बच्चा एक, ये माना जाएगा। ठीक है, तो 3, 3, 6 एक साथ 7 बच्चों की एग्जाम्पशन मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है? चलिए आइए फिर से समझिए। अक्टूबर 1998 के पहले के 10 बच्चे हैं। कब हुए थे इतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हुए थे। ठीक है, तो 10 बच्चे 1998 के पहले के हैं। उसके बाद कैसे हुए थे वो एकदम पीरियोडिकली बताते हैं आपको। सबसे पहले 1+1 हुए, फिर 1 हुए, तो यानी कुल मिला के 13 बच्चे हैं। एग्जाम्पशन कितने बच्चों की मिलेगी? 12 बच्चों की मिलेगी बच्चों, क्योंकि 1998 के बाद ये 2 बच्चा हो चुका था, इसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, और ये तो पूरी मिलेगी, इसलिए 12। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हालांकि इस पॉइंट पे बच्चे इतने ज्यादा उछलने कूदने लगते हैं कि इस टॉपिक को कंप्लीट कराना हमेशा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आपने मेरे प्रयास को सफल होने दिया, आपने मुझे बोलने दिया सारी बात, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, in other words, the exemption will be admissible to all surviving children born before October 1, 1998 and only 2 surviving children born on or after October 1, 1998. In reckoning this limit of 2 children born out of multiple birth after the first child, अगर multiple birth होता है फर्स्ट चाइल्ड के बाद का, will be treated as 1 child only. अगर एक चाइल्ड हो गया उसके बाद दूसरा वाला मल्टीपल बर्थ है तो उसको एक चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है, हाँ पहला वाला मल्टीपल बर्थ है तो भाई पहला वाला मल्टीपल बर्थ है तो ठीक है, वो हो गया ना 2 चाइल्ड, एग्जाम्पशन मिल जाएगी उसकी 2 की। ठीक है, उसके बाद वाले की नहीं मिलेगी। पहला वाला मल्टीपल बर्थ है तो पहले वाले का मिल जाएगा एग्जाम्पशन, उसके बाद अगर करोगे तो नहीं मिलेगा। राइट, शुड वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया। मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया, 2 तरीके के मेडिकल बेनिफिट्स देखने हैं हमें, एक तो इंडिया वाला देखना है और एक आउटसाइड इंडिया वाला देखना है। मतलब विदेश में इलाज कराने के लिए एम्प्लॉयर पैसे देता है, दूसरा हो गया हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, हिंदुस्तान में एम्प्लॉयर इलाज कराता है एम्प्लॉय का। ये परक्यूजिट की बात हो रही है, तो परक्यूजिट तो बेसिकली आप समझते ही है कि क्या होता है कि एम्प्लॉयर हॉस्पिटल का सीधे बिल भर देगा, या तो एम्प्लॉय को पैसे दे देगा कि इस हॉस्पिटल का बिल भर दो। अमाउंट जो एग्जैक्ट पे आउट होगा यहाँ पे वो एग्जैक्टली खर्चे के बराबर का होगा, इसीलिए परक्यूजिट है। अलाउंस आपको याद है कि नहीं, मेडिकल अलाउंस वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस जो एम्प्लॉय देता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया,
हॉस्पिटल इंक्लूडिंग क्लिनिक, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम। कौन सा हॉस्पिटल है यहां पे ये बताएंगे। नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, किस बीमारी का इलाज हुआ है यहां पे ये बताएंगे। टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स, यहां पे एग्जेम्पशन किसके रिस्पेक्ट में है, इलाज के लिए जो एम्प्लॉयर खर्च करता है उसके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन है, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉय के घर वालों के लिए भी। और फैमिली के डेफिनेशन में फिर से वही देखने को मिलेंगे आपको, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, राइट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। तो डेफिनेशन में यही आपको देखने को मिलेगा फैमिली के डेफिनेशन में। अभी आगे चल के दिखाएंगे, फैमिली की डेफिनेशन सेम है जो एलटीसी में थी, लीव ट्रेवल कंसेशन में। तो पहला हम लोग बताएंगे कौन से हॉस्पिटल में किस चीज का इलाज हो रहा है, किसने खर्चा किया है एक्सपेंडिचर में, और ये चार्जेबल टू टैक्स है कि एग्जम्प्ट है ये बताएंगे आप, ठीक है। हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना अस्पताल भी है, एम्प्लॉयर का क्या अपना अस्पताल भी है, उसमें कोई भी किस्म का एम्प्लॉय का इलाज हो रहा है, उसके घर वालों का इलाज हो रहा है, सर्दी खांसी जैसी छोटी बीमारी का इलाज, चाहे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज, कोई भी इलाज हो रहा हो, एनी, किसका हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का अस्पताल है, कोई भी बीमारी का इलाज हो रहा हो, ठीक है, इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर पैसे नहीं ले रहा है, एम्प्लॉयर का अस्पताल है, फ्री में इलाज करवा रहा है एम्प्लॉय का, ठीक है, करोड़ों रुपए का भी इलाज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, 1 रुपया चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा, दिस नो मॉनेटरी सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं है, 1 रुपया टैक्सेबल नहीं है। तो आप बताइए, एम्प्लॉयर के अस्पताल में आपका इलाज हो रहा है सर्दी खांसी का, 10,000 रुपए का खर्चा आया, क्या आपके हाथ में परक्यूजिट वैल्यूएशन होगी, नहीं, 10,000 रुपए का बेनिफिट तो है लेकिन फिर भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। आपका कैंसर का इलाज हो रहा है एम्प्लॉयर के अस्पताल में, 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया, क्या एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल है, नहीं। उसके बाद देखिएगा, अब दूसरा देखिए, मेंटेन्ड बाय सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, any other person but approved by the government for the treatment of its employees. Maintained by central government, state government, local authorities का मतलब है सरकारी अस्पताल, और या फिर वो सरकारी अस्पताल अगर नहीं है तो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। तो ऐसे कह लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। अगर ऐसे अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया जा रहा है एम्प्लॉय का या फिर उसके फैमिली मेंबर का किसी भी बीमारी का, वो खर्चा एम्प्लॉयर ने इंकर किया या फिर एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय ने पेमेंट की और एम्प्लॉयर ने एग्जैक्ट अमाउंट एम्प्लॉय को दे दिया, इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नो मॉनेटरी सीलिंग। तो अभी तक क्या क्या देखा हमने, अगर एम्प्लॉयर के अस्पताल में इलाज हो जाए तो टैक्स फ्री होता है, चाहे जितने का भी इलाज हो जाए, किसी भी बीमारी का इलाज हो जाए, सरकारी अस्पताल में या फिर सरकार द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल में कितने भी रुपए का इलाज हो जाए, किसी भी बीमारी का इलाज हो जाए, सब कुछ टैक्स फ्री है। तीसरा, अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर हैविंग रिगार्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस, चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल विच इज अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर कौन, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा वाला औहदा होता है ना उसको कहते हैं चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के नीचे आते हैं कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो लेवल्स है वहां पे। सबसे ऊपर वाला औहदा जो होता है वो चीफ कमिश्नर होता है। अभी आप रहने दीजिए इन सब चीजों को समझने के लिए, बस इतना याद रखिए, चीफ कमिश्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये कुछ हॉस्पिटल्स को अप्रूव करते हैं ये लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। आप ऐसे समझ लीजिए ये बहुत बड़े वाले अस्पताल होते हैं क्योंकि इनमें बड़ी सारी कंडीशन होती है, कब अप्रूव कर सकता है चीफ कमिश्नर,
इतने दरवाजे होने चाहिए, इतनी खिड़कियां होनी चाहिए उस हॉस्पिटल में, इतने बेड होने चाहिए। अरे गजब की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। खिड़कियां तक कितनी होनी चाहिए हॉस्पिटल में, ये तक डिसाइडेड है उसमें, ठीक है। तो जितने बड़े वाले हॉस्पिटल है ना, आप ऐसे से समझ लीजिए कि अपोलो हो गया, ठीक है, ये जो भी टाटा मेमोरियल हो गया, जितने भी बड़े हॉस्पिटल आप जानते हैं, राइट, वो सारे इसमें आएंगे, वो अप्रूव बाई चीफ कमिश्नर है। अगर इंप्लॉय का इलाज उस अप्रूव चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव हॉस्पिटल में हो रहा है, किस लिए हो रहा है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीज गिवन इन रूल 3A2। रूल 3A2 वाले डिजीज का इलाज हो रहा है। क्या होता है रूल 3A2? बड़ी बीमारी होती है इसमें, कौन कौन सा? कैंसर, टीबी, एड्स, डिजीज रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, मेंटल डिसऑर्डर, हाँ वो वाली बीमारी जो आप सभी को है, ठीक है, दिमागी बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर, और सिजेरियन ऑपरेशन। सिजेरियन ऑपरेशन समझते हैं ना? और ये ऑपरेशन ऑफ अ लेडी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, बच्चा पैदा होता है उसका जो ऑपरेशन होता है, दैट इज सिजेरियन ऑपरेशन, वो भी 3A2 में आता है। तो कैंसर, टीबी, एड्स, डिजीज रिक्वायरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, मेंटल डिसऑर्डर एंड सिजेरियन ऑपरेशन, ये रूल 3A2 में कवर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका इलाज होता है किसमें? चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, तो एम्प्लॉयर इंकर करे पैसा या फिर रिम्बर्स करे पैसा, नॉट चार्जेबल टू टैक्स होता है, नो मॉनिटरी सीलिंग। कितने भी रुपए का इलाज हो जाए सब टैक्स फ्री है। एम्प्लॉयर अगर पैसे देता है तो ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट नहीं है। तो एक बात बताइए, चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल में एम्प्लॉय के सर्दी खांसी का इलाज हो रहा है, नॉर्मल सी सर्दी बुखार का इलाज हो रहा है, फीवर आ गया था उसका इलाज हो रहा है, चीफ कमिश्नर के अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, बड़े अस्पताल में इलाज हो रहा है, टैक्सेबल परक्विजिट है? हाँ टैक्सेबल परक्विजिट है, क्योंकि चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल में सिर्फ जो बीमारी आपको बताई गई है रूल 3A2, ये रटना है, ये रट लीजिए रूल 3A2। रूल 3A2 वाले डिजीज का अगर इलाज हो रहा होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बोलेगा कि रूल 3A2 वाले डिजीज का इलाज हो रहा है, अगर रूल 3A2 वाले डिजीज का इलाज होता है ना तभी एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज टैक्सेबल है। अच्छा यही अगर सरकारी अस्पताल होता, सरकार द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल होता या फिर एम्प्लॉयर का अपना अस्पताल होता, तो तब तो अगर फीवर का भी इलाज हो रहा है ना तो भी टैक्स फ्री है, कोई भी इलाज हो, वहां एनी था, एनी। तो देखिए लास्टली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एम्प्लॉय, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी समझते हैं ना, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड मेडिक्लेम इंश्योरेंस। अगर एम्प्लॉय ने आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया और उसकी प्रीमियम एम्प्लॉय भरता है, तो चाहे कितनी रुपए की भी प्रीमियम भर दे, एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्स नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इज ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज एंड फैमिली मेंबर्स। Health insurance policy that is group medical insurance premium for employees or medical insurance premium for employees and family members. Did you understand this? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कराया गया एम्प्लॉय का, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉयज एंड फैमिली मेंबर्स। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नो मॉनेटरी सीलिंग। तो कुल मिला के बात खत्म हो चुकी है अब हम लोग की मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड। अगर एम्प्लॉयर का अस्पताल है या फिर सरकारी अस्पताल है या सरकार द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल है तो कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे किसी भी चीज का इलाज हो जाए, कितने रुपए का हो जाए। अगर चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल है और वो बड़े अस्पताल होते हैं, हमने आपको बताया बहुत कंडीशन होती है, वो मीट आउट होने पे ही अप्रूवल मिलता है, तो उसे बहुत बड़े वाले जो अस्पताल है उनको ये अप्रूवल मिली हुई है। वहां पे अगर रूल 3A2 वाले डिजीज का इलाज एम्प्लॉय का होता है तो वो टैक्स फ्री है, अदरवाइज दूसरे इलाज होंगे वहां पे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉय भरेगा तो चाहे कितने रुपए का भी भर दे एम्प्लॉय के लिए, वो टैक्स फ्री है। अब एग्जाम का क्वेश्चन सुनिए, ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है, प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है, ठीक है,
एक छोटी प्राइवेट क्लिनिक है, तो भाई सरकारी अस्पताल नहीं है, एम्प्लॉयर का नहीं है, चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव भी नहीं है, एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है, आपका फीवर था और एम्प्लॉयर ने उसके पैसे दे दिए 12,000 रुपया, टैक्सेबल है, एग्जेंट है? टैक्सेबल है, ले सबको। आइए उसके बाद देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है तो क्या एग्जेम्प्ट होगा, क्या टैक्सेबल होगा? आइए आपको एक बात समझाते हैं कि इंडिया के बाहर अगर मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है तो यहां पे कुछ बातें और भी समझनी पड़ेगी। मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय के घर वाले में, एम्प्लॉय की फैमिली में कोई बीमार है और एम्प्लॉय कह रहा है चले जाओ विदेश में इलाज करा लो, तो एम्प्लॉय किस चीज का पैसा देगा? क्या सिर्फ ट्रीटमेंट का पैसा देगा तो चलेगा? नहीं। अरे एम्प्लॉय है बेचारा, गरीब आदमी है, विदेश में इलाज कराने जा रहा है, इलाज के लिए पैसा सिर्फ एम्प्लॉय दे देगा तो थोड़ी ना चलेगा, साथ में वो विदेश जाने का भी तो पैसा देगा तब तो होगा, यानी उसे ट्रेवल का पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा विदेश ट्रेवल, ट्रीटमेंट किसका होगा? ट्रीटमेंट तो एक बंदे का होगा जो बीमार है, चाहे एम्प्लॉय या फिर उसके फैमिली मेंबर। ट्रेवल क्या लोग करेंगे? आपको क्या लग रहा है? जो बीमार है वो खुद ही विदेश जाएगा अकेले इलाज कराने, पता चला रास्ते में ही क्या हुआ, उसकी हालत खराब हो गई और कोई देखने वाला भी नहीं है, तो निश्चित है कोई बीमार है विदेश में इलाज कराने जा रहा है तो कोई ना कोई एजेंट उसके साथ भी जाएगा। तो एम्प्लॉय जब ट्रेवल का पैसा देगा तो कम से कम 2 लोगों का देना पड़ेगा उसे ट्रेवल का पैसा। ठीक है, फिर उसके बाद जब वहां जाएगा तो स्टे 2 लोग करेंगे इलाज के लिए, भाई 2 लोग जाएंगे तो 2 लोग स्टे भी करेंगे, तो 2 लोगों के स्टे का पैसा देगा एम्प्लॉय, अब जाके इलाज हो पाएगा। यानी अगर विदेश में इलाज कराना हो तो कुछ खर्चे और भी लगते हैं, विदेश जाना पड़ता है, विदेश में स्टे करना पड़ता है, तब इलाज होगा। इलाज एक इंसान का होगा लेकिन नॉर्मली 2 लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, 2 लोग स्टे कर रहे होंगे। अब इनकम टैक्स क्या कहता है, एग्जेम्पशन कितनी दे देगा? अब एम्प्लॉय तो हो सकता है कहे कि पूरा परिवार चले जाओ विदेश, ठीक है, सारे लोग रह के एक जन का इलाज कराओ, ये भी कह सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा ये देखिए, ये लॉजिकल है, इतना मिलना चाहिए, एक जन की ट्रीटमेंट के खर्चे का मिलना चाहिए, 2 लोग के ट्रेवल का मिलना चाहिए और 2 लोग के स्टे का मिलना चाहिए। आइए देखिए इनकम टैक्स क्या कहता है। एनी एक्सपेंडिचर incurred by the employer or reimbursement of expenditure incurred by the employee or reimbursement of expenditure incurred by the employee on medical treatment of employee or any member of the family of such employee outside India, subject to the condition given below, perquisite not chargeable to tax, condition to be satisfied. Medical treatment of employee or any member of the family of such employee, ये मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। ट्रीटमेंट का कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा? एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्यूजिट ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। जिस लिमिट तक आरबीआई परमिट करता है ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा परमिट करता है, वहां तक एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा। क्या आरबीआई लिमिट करता है कि आप इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो? हाँ, आपको पता है आरबीआई विदेश में कितना खर्चा किया जा सकता है उसके लिए लिमिट बनाई हुई है कि विदेश में एजुकेशन में कितना खर्च कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इलाज में कितना खर्च कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा घूमने जाने में कितना खर्च कर सकते हो, शॉपिंग में कितना खर्च कर सकते हो, सबकी एक लिमिट बनाई गई है। एक बात बताइए, आप हिंदुस्तान में कमाते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान अगर विदेश जाके पैसे उड़ाते हो तो हिंदुस्तान का पैसा विदेश जा रहा है ना, हमारी इकोनॉमी क्या होगी? पुअर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो भले आपका अपना पैसा हो लेकिन आरबीआई कंट्रोल करती है, आप हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाके जितना चाहे जितना नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, रिस्ट्रिक्शन अगर मान लीजिए आरबीआई के हिसाब से विदेश में इलाज कराने के खर्चे की जो रिस्ट्रिक्शन है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए है, लेकिन मैं विदेश में इलाज कराने जा रहा हूं, डॉक्टर की फीस ही है 5 लाख रुपया, वो कह रहा है 5 लाख रुपए में ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आरबीआई कहती है 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो क्या नहीं करवा पाएंगे इलाज? करवा लोगे। बेसिकली जो लिमिट होती है ना, उसके बियॉन्ड आरबीआई कहती है परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, मेरा पैसा है, हम 100 करोड़ रुपए भी विदेश में उड़ाना चाहे उड़ा सकते हैं, लेकिन आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। पैसा मेरा है, हम जितना चाहे जितना खर्च कर सकते हैं, रोक नहीं सकती है, लेकिन हमको पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं और विदेश में अगर हम पैसा उड़ाएंगे तो निश्चित है
कि हमारे देश का पैसा बाहर देश में जाएगा, तो गवर्नमेंट कहती है, आरबीआई कहती है मुझसे पूछ लीजिए, परमिशन लीजिए, ठीक है, परमिशन मिल जाएगी, पैसे उड़ा दीजिए, ठीक है। तो इलाज में तो देखिए आरबीआई मान, अब एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। विदेश में इलाज कराने का जो खर्चा आ रहा था वो 5 लाख रुपए आ रहा था। मैंने एम्प्लॉयर को बताया कि 5 लाख रुपए का खर्चा है, और एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए दे भी दिया, ठीक है। आरबीआई के हिसाब से कितना लिमिट है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, मान लेते हैं, और कितनी लिमिट है ये एग्जाम में आपको दी रहेगी, क्योंकि आपको आरबीआई की लिमिट बैठ के याद नहीं करनी है, आपको इनकम टैक्स का पेपर देना है, ठीक है। और ये जो आरबीआई अपनी लिमिट बनाती है या क्वाइट ऑफन चेंज भी करती रहती है, तो एग्जाम में दिया रहेगा कि आरबीआई के हिसाब से मेडिकल एक्सपेंडिचर का लिमिट क्या है। तो आरबीआई के हिसाब से मान लो लिमिट 2 लाख रुपए की है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए दिया है, क्या हम 5 लाख रुपए की फीस दे पाएंगे डॉक्टर को वहां पे? हाँ दे पाओगे, क्योंकि आप परमिशन लेके जाओगे, ठीक है, कि हम 5 लाख रुपए का इलाज कराने जा रहे हैं विदेश में। लेकिन आपको एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? जो आरबीआई की लिमिट है, आरबीआई की लिमिट 2 लाख रुपए, 2 लाख एग्जाम, 3 लाख रुपए टैक्स, ठीक है। तो अगर ट्रीटमेंट का 5 लाख रुपए मिला, आरबीआई की लिमिट 2 लाख रुपए, 3 लाख टैक्सेबल है इसमें से। आगे देखिए, कॉस्ट ऑन ट्रेवल, कॉस्ट ऑन ट्रेवल ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड 1 अटेंडेंट। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली क्यों बोल रहा है? जो बीमार है, वो ये बोलना चाह रहा है। एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली का मतलब है जो बीमार है, एंड 1 अटेंडेंट, और एक अटेंडेंट के लिए भी, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रेवल 2 लोगों का ये अलाउ कर रहा है। और यहाँ ट्रीटमेंट में क्या बोल रहा था? ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब जो बीमार है, ट्रीटमेंट एक लोग का, एक लोग का ट्रीटमेंट, ट्रेवल 2 लोगों का, एंड 1 अटेंडेंट हु अकम्पनीज द पेशेंट इन कनेक्शन विद ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल हमें कितना अलाउ करेगा? एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्यूजिट ओनली इन द केस ऑफ एम्प्लॉय whose gross total income as computed before including therein the expenditure on traveling does not exceed 2 lakh rupees। क्या कह रहा है? अगर ग्रॉस टोटल इनकम, अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक की है एम्प्लॉय की, तो ट्रेवल का परक्यूजिट नहीं जोड़ा जाएगा। ट्रेवल के लिए मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको 50,000 रुपए दिए, तो कह रहा है 50,000 रुपए नहीं जोड़ा जाएगा अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए तक की है। बस ट्रेवल का खर्चा छोड़ के बाकी सब चीज रेडी कर दीजिए, मतलब ट्रेवल का जो एम्प्लॉय ने पैसा दिया उसको इग्नोर करिए एक बार, और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दीजिए। अगर ये 2 लाख रुपए तक का है तो ट्रेवल का खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो ट्रेवल का खर्चा जोड़ दिया जाएगा, वो टैक्सेबल परक्यूजिट है। जो भी एम्प्लॉय ट्रेवल के लिए पैसा देगा वो उसकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। कुल मिला के गवर्नमेंट ये कहना चाहती है जो गरीब एम्प्लॉय है, जो बेसिकली कम पैसे कमाता है, उसको अगर ट्रेवल का पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं है। जो लोग ज्यादा कमाते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, तो ट्रेवल का पैसा जो मिलेगा वो टैक्सेबल परक्यूजिट है। बात समझ में आ गई? तो कम कमाते हो तो नहीं जोड़ना है, ज्यादा कमाते हो तो जोड़ना है, ये फंडा है ट्रेवल के लिए। अच्छा, फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड। अब स्टे का पैसा ये भी किसका होगा? 2 लोगों का होगा। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड कॉस्ट ऑफ स्टे ऑफ 1 अटेंडेंट हु अकम्पनीज द पेशेंट इन कनेक्शन विद सच ट्रीटमेंट। एक अटेंडेंट का भी लेना है, 2 लोगों का। एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्यूजिट ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। जितना आरबीआई परमिट करती है स्टे का खर्चा, उतना एग्जेम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल है। तो आरबीआई जितना परमिट करती है, क्या उतने में ही स्टे करना पड़ेगा? नहीं, हमको बताएंगे भाई हमें ज्यादा दिन के लिए स्टे करना है, इलाज के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित है आरबीआई हमको क्या करेगी, हम उस लिमिट के बियॉन्ड भी क्या कर सकते हैं? खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें इंटीमेट करना होता है आरबीआई को। तो इलाज का खर्चा और स्टे का खर्चा आरबीआई जहां तक परमिट करती है, इलाज का खर्चा और स्टे का खर्चा आरबीआई जहां तक परमिट करती है वहां तक एग्जेम्प्ट, बियॉन्ड दैट टैक्सेबल। और जहां तक रही बात ट्रेवल की, तो 2 लाख रुपए तक की ग्रॉस टोटल इनकम वालों में नहीं जोड़ना है ट्रेवल का खर्चा, और 2 लाख रुपए से ऊपर की जिनकी भी ग्रॉस टोटल इनकम है उनके में जोड़ देना है, राइट। फैमिली का मतलब क्या है? मैंने पहले ही बता दिया था, फैमिली का वही मतलब है जो पहले आपने लीव ट्रेवल कंसेशन में देखा था। फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कोई भी हो सकता है। पैरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर फैमिली का हिस्सा तभी है जब ये लोग क्या है? डिपेंडेंट। क्लियर है सबको? आइए इलस्ट्रेशन है, इसे देखते हैं।
Illustration 17. Compute the taxable value of the perquisite in respect of medical facilities availed by X from his employer in the following situation. चलिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट बताना है इन सिचुएशंस में. ए सब अलग अलग सिचुएशन है, राइट, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो सब अलग अलग क्वेश्चन हो गए. ए पार्ट अलग क्वेश्चन है, बी अलग क्वेश्चन होगा इसका. एम्प्लॉयर पेज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 8,000 अंडर अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑन द हेल्थ ऑफ एक्स. एग्जेम्प्ट होता है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चाहे कितने रुपए का भी हो, एग्जेम्प्ट है. बी, the employer maintains a hospital for the employees where they and their family members are provided free treatment. Hospital employer का है, ध्यान दीजिएगा. Employer maintains a hospital. The expenses on treatment of X and his family member during the previous year 18-19 were as under. लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जेम्पशन जो मिलती है वो फैमिली मेंबर्स के लिए मिलती है. और फैमिली के डेफिनेशन में कौन कौन आता है ये याद रखिएगा, ठीक है. चाहे किसी का भी इलाज हो, कितने रुपए का भी इलाज हो, फैमिली मेंबर्स में किसी का भी इलाज हो, कितने रुपए का भी इलाज हो, कोई भी बीमारी का इलाज हो, सब एग्जेम्प्ट है. लेकिन फैमिली तो याद रखनी पड़ेगी ना. स्पाउस है, चिल्ड्रन है और मदर फादर ब्रदर सिस्टर अगर वो डिपेंडेंट है तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मेजर्स एंड डिपेंडेंट ऑन हिम, ये एग्जेम्प्ट है. ट्रीटमेंट ऑफ एक्स 5600 रुपया, इंप्लॉय का खुद का ट्रीटमेंट, एग्जेम्प्ट है. ट्रीटमेंट ऑफ एक्स अंकल फैमिली में नहीं आते, ये टैक्सेबल हो जाएगा. मिसेस एक्स स्पाउस है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ एक्स विडोड सिस्टर डिपेंडेंट ऑन हिम, सिस्टर है, विडो है आज की तारीख में और डिपेंडेंट है, तो ब्रदर सिस्टर वगैरह डिपेंडेंट है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फैमिली का पार्ट है. ट्रीटमेंट ऑफ एक्स हैंडीकैप्ड नेफ्यू रिलेटिव के फैमिली की डेफिनेशन में नहीं कवर होगा, ठीक है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. तो टैक्सेबल कितना होगा 2200 और 3000 यानी 5200 टैक्सेबल है. यार सबको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. एक्सपेंसेस ऑन कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ मैरिड डॉटर ऑफ एक्स. डॉटर का ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, तो डॉटर फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे, चिल्ड्रन है. एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर का इलाज हो रहा है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हमने कहा जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर आपने नाम सुन रखा है तो बड़ा हॉस्पिटल ही होगा, तभी सुन रखा है, ठीक है. कोई भी हॉस्पिटल जो आपने देखा नहीं है, नाम फिर भी सुन रखा है, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ बिग हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. ओके, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इज एन हॉस्पिटल विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज ऑफ रूल 3A2. ये रूल 3A2 का डिजीज है. ओके, और ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का मतलब होता है CIT, चीफ CIT हम बोलते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल है ये. कितना खर्चा हुआ है बाई द एम्प्लॉयर ₹50,000. ओके, एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ अमाउंटिंग टू 20,000. 20,000 रुपए का उसका अपना भी ट्रीटमेंट कुछ हुआ है. अपना ट्रीटमेंट क्या हुआ ये बता ही नहीं रहा है, तो हो सकता है छोटी मोटी कोई बीमारी का इलाज हो. हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर, ये भी बता दिया. तो 50,000 रुपए ये तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बेटी के कैंसर के इलाज का था. 20,000 रुपए पता नहीं कौन सा इलाज था, रूल 3A2 डिजीज तो कोई बोल नहीं रहा है, कह रहा है कि अपना कुछ ये ट्रीटमेंट कराए थे, उसकी रिम्बर्समेंट लिए, ये टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, चलिए आइए देखिए डी. देखिए ये आउटसाइड इंडिया वाला है. द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एक्स मेजर्स ऑन आउटसाइड इंडिया वर पेड बाय द एम्प्लॉयर. मेडिकल एक्सपेंसेस 75,000 परमिटेड बाय RBI 60,000, तो 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. एक्सपेंसेस ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ एक्स सन एंड ब्रदर हु अकम्पनीज द पेशेंट. ठीक है, एक इंसान गया था साथ में, उसका भी स्टे ले लिया है, तो 65,000 रुपए एक्चुअल एक्सपेंडिचर, 45,000 परमिटेड बाय RBI, तो 20,000 रुपए यहां भी टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को तब जोड़ा जाता है अगर GTI 2 लाख रुपए तक है तो नहीं, 2 लाख के बियॉन्ड है तो जोड़ेंगे. अदर इनकम एक्स की 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए में ये 35,000 रुपए और जोड़ दिए.
35,000 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1,85,000। ठीक है, ट्रेवल का कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पे नील, कुछ जोड़ा ही नहीं जाएगा, इसकी इनकम 185 ही रहेगी। अगर कह रहा है इनकम बाकी 180 है तो 15 और 20 35,000 रुपए ये जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया 2,15,000। 2,15,000 हो गया, 2 लाख के बियॉन्ड हो गया, तो ट्रेवल का खर्चा भी जोड़ना पड़ जाएगा आपको, ये भी जोड़ दीजिए 1,20,000, तो इसकी इनकम हो जाएगी 3,35,000। क्लियर है सबको? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो रिमेनिंग परक्यूजेट्स की बात करेंगे। और अब ध्यान दीजिए, जितने भी परक्यूजेट हैं वो बड़े छोटे परक्यूजेट हैं, अब कोई भी बड़े परक्यूजेट नहीं है। अभी तक हम लोग ने सारे बड़े परक्यूजेट देखे। सो विल स्टॉप हियर।